ओके, मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे कि इक्विटी हम इशू करते हैं तो उसमें हम रिटर्न क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। और बोरोड फंड इशू करते हैं तो उसके रिटर्न में हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, जैसे आप लोगों ने मुझसे ये कहा कि जो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है वो कवर होता है सर हेडिंग नंबर 3 के अंदर। वो कवर होता है हेडिंग नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और फ्लो का मतलब क्या होता है, पैसों का आना और पैसों का जाना। प्लस मतलब पैसे आ रहे हैं, इनफ्लो हो रहे हैं, और माइनस मतलब पैसे जा रहे हैं, दैट इज आउटफ्लो। क्लियर है इतना? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, यदि मैं जैसे मैंने इक्विटी इशू करा, तो यदि मैं इक्विटी के ऊपर डिविडेंड दूंगा तो वो मेरा कैश इनफ्लो होगा या कैश आउटफ्लो होगा? कैश इनफ्लो का मतलब होता है पैसों का आना, और कैश आउटफ्लो का मतलब होता है पैसों का जाना। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, जैसे कि मैंने इक्विटी इशू कर दिया, इक्विटी के ऊपर मैं डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट पे करूंगा, तो बताइए क्या क्या कैश मेरे पास आएगा या जाएगा? बताइए आप सब लोग। वेरी गुड सर, आपके पास से पैसे जाएंगे, दैट इज कैश आउटफ्लो। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या क्या जो डिविडेंड हम पे कर रहे हैं या फिर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ओनर्स फंड के ऊपर, बोरोड फंड के ऊपर, क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बताइए, क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सर नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड, तो बता सकते हो फिर किस में जाएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो किस हेडिंग के अंदर वो कवर करा जाएगा? बताइए आप लोग। वेरी गुड सर, उसको हम थर्ड हेडिंग के अंदर कवर करेंगे। तो मतलब कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग जिस जिस तरीके से पैसे आ रहे हैं, या जब जब इनका पैसे जा रहे हैं, जब इनको पैसे दिए जा रहे हैं आइदर डिविडेंड के फॉर्म में या फिर इनको वापस करे जा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, यदि मैंने बैंक से लोन लिया, मैं बैंक से लोन लूंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे, वो किस में चले गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। आप मुझे प्रैक्टिकली बताना, यदि मैं बैंक के लोन का पैसा उनको वापस करूंगा तो वो भी किस एक्टिविटी में जाएगा? फाइनेंसिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में, ऑपरेटिंग में? सब फाइनेंसिंग में आएगा। वेरी गुड, फाइनेंसिंग में जाए तो माइनस पैसे जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली सर आप हमसे ये कहना चाह रहे हो, आप हमसे क्या ये कहना चाह रहे हो कि जिस चीज, यदि तुम कैश इनफ्लो भी फाइनेंसिंग का तो आउटफ्लो भी यदि सेम नेचर का तो वो भी फाइनेंसिंग में जाएगा? मतलब कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इक्विटी के थ्रू पैसा रेस कर रहा हूँ, इक्विटी मेरी मेन एक्टिविटी फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो ऑब्वियसली बात है इस पे जो भी मैं पे करूंगा इक्विटी के रिगार्डिंग, वो सब मेरी किसके पार्ट होगी? फाइनेंसिंग की। वेरी गुड, समझ में आ रहा है इतना? सब बिल्कुल मजे आ रहे हैं समझने में। अच्छा, जैसे बच्चे एक चीज बताइए आप सब लोग, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो मैं पहले पूछ लेता हूँ। इक्विटी का मतलब प्रेफरेंस से भी है और इक्विटी शेयर से भी है। इक्विटी एक जनरल वर्ड है जो दोनों के लिए हम यूज करते हैं। बात क्लियर है? जैसा मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि जितना आप मेरे साथ समझ सकते हो उतना आपको फॉर्मेट याद करने में दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मेट याद करना ही किसको है? फॉर्मेट याद क्यों करें हम तो समझने में फोकस करेंगे। हम सब लोग किस पे फोकस करेंगे? समझने पर। अच्छा, मैं फॉर्मेट दिखाऊं आप लोगों को, देखिए, देखो ये रहा फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट मैटर, इसको छोड़ो अभी, इसको हम बाद में सीखेंगे। पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 3 हेडिंग होती हैं। 3 हेडिंग कौन कौन सी होती है? सर सर सर, पहली हेडिंग होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वेरी गुड। सेकेंड हेडिंग चलते हैं, चलो चलो चलते चलो चलते चलो। सेकेंड हेडिंग मिल गई सेकेंड हेडिंग। सेकेंड है इन्वेस्टिंग। सर ये सीक्वेंस हमको फॉलो करना पड़ेगा, हाँ, ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा। पहले ऑपरेटिंग, देन इन्वेस्टिंग, देन क्या आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? अब मेरी बात फिर ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा आपसे? सर आपने ये कहा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, मैंने तो आपसे सिंपल क्या कहा, इसको और थोड़ा साइज में बड़ा करता हूँ जिससे और अच्छे समझा पाऊँ मैं आपको। देखो, ओहो सॉरी। ओके, दिखाई दे रहा है ये रहा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने तो आपसे ये कहा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर बेसिकली ये होता क्या है? सर ये सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस होता है। वेरी गुड, अच्छा आंसर देने लग गए हो आप लोग। सर सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस होता है, अच्छी बात है। अच्छा जी, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस होता है, यस सर, सोर्सेस ऑफ क्या होता है? सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस होता है। इसमें 2 सोर्स आते हैं बेसिकली, ओनर्स फंड और
बोरोड फंड, वेरी गुड। ओनर फंड मतलब इक्विटी हो सकता है, और बोरोड मतलब कहीं से भी तुमने लोन लिया है, लोन, डिवेंचर, बॉन्ड्स। डिवेंचर बॉन्ड सिमिलर होते हैं, ओके, और कुछ भी। देखो अब देखिए आप सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना। देखिए मैंने क्या कहा, प्रोसीड्स। देखिए मैंने क्या कहा, एक चीज और बता देता हूँ, एक चीज थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं प्रोसीड की बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात कह दूं। फ्लो का मतलब, जब भी फ्लो यूज करा जाएगा, फ्लो का मतलब है इनफ्लो से भी और आउटफ्लो से भी। देखो याद करने की ट्रिक क्या है, आना, पैसे आ रहे हैं तो मतलब इन, जा रहे हैं आउट, इधर ये माइनस मतलब आउटफ्लो, इन मतलब प्लस, इनफ्लो और आउटफ्लो। कितना लॉजिक क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो ये हमें इसमें क्या करना है, पैसों का आना और पैसों का जाना। कौन से पैसे, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग है, ओके। अब देखिए पैसे आएंगे तो कभी कभी ये प्रोसीड्स वर्ड यूज करेंगे, कभी रिसीव्ड यूज करेंगे। देखो ऑल्टरनेटिव बहुत होते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ के अपना समझ जाओगे। प्रोसीड्स मतलब होता है पैसों का आना, ये रिसीव्ड वर्ड यूज करा जा रहा है। रिसीव का मतलब होता है पैसों का आना। ये सब सब्स्टिट्यूट्स हैं, आप अपना समझ जाओ जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे। देखिए प्रोसीड, पैसे आए हैं, किससे पैसे हैं, आपने शेयर और डिवेंचर इशू करे हैं, मतलब कि ओनर्स फंड और बोरोड फंड। यदि ओनर्स फंड और बोरोड फंड इशू करते हो, यदि इनसे पैसे आ रहे हैं, तो मतलब कि वो भी इसके अंदर कवर हो गया। बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। अच्छा जी, जो मतलब कि जो डिवेंचर शेयर्स हो गए, डिवेंचर हो गए, बोरोड फंड के अंदर लोन भी आते हैं, बॉन्ड्स भी आते हैं, और किसी और भी कोई चीज आ जाती है। प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये रहा देखो अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये भी कवर कर लिए पैसे। यदि आपने कोई और बोरोइंग्स उठाई है, अल्टीमेटली सिंपल बात बोलूं, रट्टाफिकेशन मत मानना, रट्टाफिकेशन मत मानना, जितना मेरी सुन लो उतना बढ़िया है आपके लिए। जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से पैसों का अरेंजमेंट हो रहा है, वो सब इसमें कवर करा जाएगा, दैट्स ऑल। क्लियर है, ओके सर, वेरी गुड। देखो सॉरी, ये देखिए थर्ड हेडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट। यदि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, इनको भी लोन की तरह ही ट्रीट करा जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, इनको भी किसकी तरह ट्रीट करा जाता है, बैंक लोन की तरह ही। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, कि भाई आपने बैंक से, आपके खाते में 10,000 रुपए थे, लेकिन आपने पैसे कर दिए 20,000 रुपए का, तो 10,000 क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट। तो सिंपल समझिए, आपने बैंक से, जैसे आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो बैंक आपको 50 से यूज करने की लिमिट दे देती है, भले ही आपने खर्च करे हो नहीं करे हो, बैंक आपके अकाउंट में 50 से ट्रांसफर कर देती है। तो भाई सिंपल इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट भी आपके लिए क्या होता है, एज एन लोन ही होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग सही पार्ट हो सकता है, या शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, इट डजेंट मीन। अच्छा देखिए, अब बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब देखिए, अब देखिए मैंने क्या कहा, शेयर्स के ऊपर हम क्या देंगे सर, शेयर के ऊपर हम देंगे डिविडेंड। बात क्लियर है। अब डिविडेंड, अब कंपनी कब कब पे कर सकती है सर, जब कंपनी का मन हो कंपनी तब पे करेगी, वो तो इम्प्लाइड बात है। लेकिन लेकिन जब भी कंपनी डिविडेंड पे करती है, वो हो सकता है आइदर ईयर एंड पे करती हो, या फिर इंटरिम मतलब कि बीच में कभी भी। देखो मैंने क्या कहा, कंपनी जो है वो शेयर के ऊपर डिविडेंड कभी भी पे कर सकती है, कंपनी का मन हो। कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा है इस क्वार्टर में, तो कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि जो डिविडेंड है, हो सकता है 31 मार्च को फाइनल डिविडेंड पे हो रहा हो, या फिर कभी बीच में भी पे हो रहा हो। जब भी शेयर के ऊपर डिविडेंड पे करा जाएगा, वो भी इसका पार्ट होगा। देखो कितनी अच्छी लिंक हो रही है, देखो ये शेयर है, जो भी आप शेयर इशू कर रहे हो, डायरेक्टली आपको लाइन से लेकर, जो भी आप शेयर इशू कर रहे हो, यदि इस पे जब कोई भी पेमेंट कर रहे हो, आइदर डिविडेंड, इंटरिम और फाइनल, डजंट मीन यदि आप डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हो शेयर के ऊपर, वो इसमें कवर हो गया। यदि आप कोई भी डिवेंचर है, सॉरी, यदि कोई भी डिवेंचर है, या फिर यदि कोई भी डिवेंचर है, या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोनस है, या फिर कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, यदि आप इन तीनों में से किसी को भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आइदर लॉन्ग टर्म नेचर, शॉर्ट टर्म। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट कैश कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म ही होती है ज्यादातर, तो इसलिए क्या लेकर, यदि कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आइदर डिवेंचर पे या इस लॉन्ग टर्म बोरिंग पे, या फिर कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग, या फिर इन बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, वो इधर कवर हो गया। मतलब कि इनका इनफ्लो भी ये रहा और इनका आउटफ्लो हो गया। देखो ये क्या हो गया, जो पहला और दूसरा फिगर है, ये क्या हो गया आपकी इनफ्लो, जाते ही दोनों क्या हो गई इनफ्लो, ये भी इनफ्लो हो सकती है, तीनों क्या हो गई आपकी इनफ्लो हो गई। बाकी इनके ऊपर जो पेमेंट जा रहा है वो हो गया आउटफ्लो, जो इन तीनों पे जा रहा है ये रहा।
क्लियर है। अच्छा, अब लोन का पैसा वापस कर, जो लोन लिया आपने, लोन के पैसे भी इधर आए तो लोन का पैसे वापस होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। बात क्लियर है। और जैसे मैंने आपसे क्या कहा, जो डिवेंचर होते हैं, डिवेंचर को क्या करा जाता है, रीपेमेंट करा जाता है। ठीक वैसे ही डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों के रीपेमेंट करने के जो पैसा होता है ना, मतलब जो भी हम इसको रिडीम करते हैं, डिवेंचर को रिडीम करना, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना, तो वो भी यहीं से होता है। अब मुझे क्या कोई बता सकता है, क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, जब मैं डिवेंचर रिडीम करता हूं तो मैं कौन सा रिजर्व क्रिएट करा जाता है रिडेम्पशन के, जब मैं डिवेंचर रिडीम करता हूं तो रिडेम्पशन के टाइम पे कौन सा रिजर्व क्रिएट करा जाता है? ये आपने रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर पढ़ा होगा जब आप अच्छी से रीडिंग कर रहे थे, तो कोई मुझे बता सकता है? जब हम डिवेंचर को रिडीम करते हैं तो रिजर्व क्रिएट करते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जिसको मैं बोलता था DRR। इस साल के लिए रिडेम्पशन चैप्टर नहीं है, क्या हो गया, लेकिन रिजर्व तो हमें पता होना चाहिए, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं तो कौन सा रिजर्व होता है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। प्रेफरेंस शेयर तो कैपिटल का पार्ट होता है, शेयर कैपिटल का, इसलिए नाम आया कैपिटल। आर मतलब रिडेम्पशन, आर मतलब रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये चीज हम बाद में देखेंगे अभी। अब यदि हम डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर किसी का भी रिडीम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे आएगा। यदि मैंने शेयर इशू करे, और शेयर इशू करने के लिए एक बात बताइए, क्या मेरा शेयर इशू कर रहा हूँ तब ये प्रोस्पेक्टस भी इशू करना पड़ेगा? सही बात है। सब पहली पहली बार मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, यदि मैं पहली बार शेयर इशू कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया? प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या था? यदि हम फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रही है, यदि कंपनी कोई भी शेयर पहली बार इशू कर रही है, तो भाई कंपनी को इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस छापना पड़ता है। यदि कंपनी के शेयर, कंपनी नई नहीं है, कंपनी के शेयर नहीं बिके, तो कंपनी अंडर राइटर को भी अपॉइंट करती है। तो सिंपल बात बोलूं, यदि कोई भी शेयर इशू एक्सपेंस हो रहा है तो वो भी इसमें जाएगा। शेयर इशू इसमें हो तो शेयर इशू का एक्सपेंस भी इसमें जाएगा। यदि कंपनी ने अपने शेयर बायबैक करे, पेमेंट फॉर बायबैक, यदि कंपनी ने अपने खुद के शेयर वापस मार्केट से खरीद लिए, बायबैक का मतलब खुद दोबारा खरीद लेना। यदि कंपनी ने अपने खुद के शेयर वापस खरीदने के लिए यदि कोई पेमेंट किया है, यदि कंपनी ने खुद के शेयर वापस खरीद लिए हैं मार्केट से, कंपनी मार्केट में उसके शेयर बिक रहे हैं तो कंपनी ने अपने शेयर ही मार्केट से वापस ले लिए, और उसके लिए कंपनी ने पेमेंट किया है, दैट इज पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी है, इसको नाम से याद कर लें। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कि जनरल बिजनेस के दौरान नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे कि मैं एक एग्जांपल मैंने पहले भी लिया था, याद होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी के ऊपर, जैसे कि भूकंप आया तो किसी बच्चे के यहाँ से जो गुल्लक होती है ना, जिसमें पैसे रखे गए हैं गुल्लक, वो गुल्लक पानी में बहकर मेरे यहाँ पर आ गई। याद आ गया? ये एग्जांपल याद आ रहा होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज का, तो ये मेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका भी ट्रीटमेंट करा जाता है रियल लाइफ का कैश फ्लो के अंदर। यदि कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज है तो इसका क्या ट्रीटमेंट करा जाएगा? तो ऐसा भी होता है, मैं आपको सब चीज बताऊंगा, जरूरत पड़ी तो मुझे आपको। अल्टीमेटली किसी की यहाँ की जो गुल्लक थी पानी में बहकर मेरे यहाँ पर आ गई, वो मेरी क्या हो गई? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। बात क्लियर है? चलें मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अल्टीमेटली फिर क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम, फ्रॉम मतलब पॉजिटिव, और यूज्ड इन मतलब नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव मतलब क्या होता है सर? यदि आपके पैसे ज्यादा हैं। नेगेटिव मतलब कि पैसे खर्चा ज्यादा हुआ है, इनकम कम है। कुछ भी हो सकता है, इधर प्लस में हो या माइनस में हो, तो आप क्या लिखोगे? आप सीधे लिखना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कोशिश करना आप यही नेम यूज कर लेना, चाहो तो ये लिख लो या फिर सिंपल कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इधर माइनस प्लस लगा देना। बात क्लियर है? आप सिंपल, एक सिंपल तरीका बताऊं आप लोगों को मैं, आप सब लोग ना इधर लिख देना कैश, कुछ भी लिख दो, दोनों तरीके बड़े, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब जो भी हो प्लस हो या माइनस हो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख देना। इधर माइनस होगा तो ब्रैकेट यूज करना, माइनस होगा तो ब्रैकेट यूज करना। ध्यान देना, आप यदि आप लिख रहे हो कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये ऑलरेडी नेगेटिविटी इंक्लूड बता रही है, तो एकदम आप ब्रैकेट यूज मत करना। सिंपल देखिए, आइदर प्लस में भी हो सकती है फिगर, माइनस में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा, जो फ्लो फ्रॉम होगा, फ्रॉम मतलब पॉजिटिव फिगर, जब इनफ्लो जाता है और आउटफ्लो कम है। और यूजिंग का मतलब ज्यादा है, यूजिंग का मतलब होता है आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है। ठीक है, बात क्लियर है? आप तो जनरली ऐसे लिखे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और इधर नेगेटिव फिगर तो नेगेटिव कर लीजिए, प्लस है तो कुछ भी मत करना। बात क्लियर हो गई? बताइए, क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्लियर हो गया आपको? ओके, आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, प्रीवियस हेडिंग पर, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा जी,
सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसको थोड़ा अलग से समझाइए। ओके, इसके ऊपर और डिस्कशन करते हैं हम लोग। चलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप लोगों को फाइनेंसिंग एक्टिविटी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई, ठीक वैसे ही हम जो बात करेंगे वो करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आप हमको क्या बताना चाह रहे हो? अच्छा चलो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। हम पहुंच गए हैं वापस अपनी बैलेंस शीट की ओर। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, उसकी बात करी जाएगी। मतलब सर आप क्या ये कहना चाह रहे हो, जो सर मैंने नॉन करेंट असेट के अंदर जो मैंने पैसे लगाए हैं, क्या सर उसकी बात कर रहे हो आप क्या? हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर मैं अपने इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट में किसी में भी लगा सकता हूँ। आइदर मैं अपने पैसे फिक्स असेट में लगा लूँ, आइदर अपने पैसे मैं फिक्स असेट में लगा लूँ, या फिर मैंने कहीं किसी को इन्वेस्टमेंट कर लिए, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए। बात क्लियर है? आपके इस लेवल पर डिफर्ड टैक्स असेट की बात नहीं करी जाएगी, तो मैं इसके ऊपर एग्जांपल भी नहीं लूंगा, कोई किसी भी तरीके का किसी प्रकार का एग्जांपल नहीं लूंगा। ओके, देखिए जो फिक्स असेट है, आइदर आप जो पैसे लगा सकते हो, आइदर आपने कोई असेट खरीद लिया। असेट टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं करी जाएगी, तो मैं इसके ऊपर एग्जांपल नहीं लूंगा। बात क्लियर है? ये आपको भी पता है कि 31 मार्च के चक्कर में ये वर्क इन प्रोग्रेस देखा जाता है। छोड़िए, मैंने क्या कहा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हम किसकी बात करते हैं? इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट किसके अंदर करा जाता है? सर ये तो इम्प्लाइड बात है, इन्वेस्टमेंट असेट के अंदर करा जाता है, लेकिन असेट में भी कौन से असेट? सर नॉन करेंट असेट होते हैं ज्यादातर। जैसे कि मैंने फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट कर, फिर असेट में आया तो मैं टेंजिबल या इंटेंजिबल कोई भी हो सकता है, या फिर सर मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया। इन्वेस्टमेंट जैसे कि मैंने क्या करा, किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए या किसी कंपनी के डिवेंचर परचेज कर लिए, तो मेरे लिए तो वो इन्वेस्टमेंट ही तो हो गया। बात क्लियर है? यदि मैं किसी जगह पैसे लगा रहा हूं, दैट इज इन्वेस्टिंग। यदि मैं खुद शेयर इशू कर रहा हूं, दैट इज फाइनेंसिंग। ध्यान देना है, यदि मैं किसी जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मैं पैसे लगा रहा हूं, जैसे मैंने असेट खरीद के लाया, जैसे मैं असेट खरीद कर लाया, तो प्रैक्टिकली सोचिए मेरे पास असेट आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं, तो मैंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट किया है। बात क्लियर है? नॉन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए। वेरी गुड। अच्छा, या फिर मैंने क्या करा, किसी को पैसे उधार पर दे दिए। मैंने कहा ठीक है तू यूज कर ले। मैंने एज ए इन्वेस्टमेंट के मूड पे मैंने क्या करा, या फिर छोड़ो और चीज को, यदि मैंने क्या करा, कोई लोन से एडवांस से किसी को पैसे उधार पर दे दिए, कह दिया कि तू यूज कर ले भाई मेरे, तू ये पैसे यूज कर ले। क्लियर है? उसने यूज करा, तो वो क्या होगा, मेरे लिए इन्वेस्टिंग हो गई, और इसमें शॉर्ट टर्म भी कवर हो जाते हैं। जनरली शॉर्ट टर्म भी कवर हो जाएंगे। सिंपल बात बोलूं, यदि आप इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये होगा, पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा आप लोगों से, कि यदि मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, सपोज करिए मैंने क्या करा, मैंने मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट हो गया। RIL मतलब रिलायंस, मैंने रिलायंस कंपनी क्या करे, शेयर परचेज कर लिए, तो मेरे लिए क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, यदि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो मेरे लिए कैश का इनफ्लो है या कैश का आउटफ्लो है? पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है। सर कैश का आउटफ्लो है, ये तो इम्प्लाइड बात हो गई। ये क्या है, कैश का आउटफ्लो, पैसे जा रहे हैं, तो वेरी गुड। वेरी गुड, अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। वेरी गुड। अच्छा जी, मैंने क्या करा, मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज कर लिया। अब शेयर के ऊपर मुझे मिला डिविडेंड। क्या मुझे कोई बता सकता है डिविडेंड कहाँ पर जाएगा, किस हेडिंग के अंदर जाएगा डिविडेंड? पहली पे या दूसरी पे या तीसरी पे? बताइए किस पर जाएगा?
वेरी गुड सर। वो भी सेकंड के तो पार्ट होगा, क्योंकि सर हमने तो हमें डिविडेंड किस पे मिला है सर? हमें डिविडेंड मिला है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो हमने इन्वेस्ट करे हमें उसी के ऊपर डिविडेंड मिला है ना, तो सर वो भी हमारी सेकंड एक्टिविटी का पार्ट होगा। थर्ड एक्टिविटी में तब जाता है जब हम पे करते हैं। ओके सर, मतलब कि सर आप ये कहना चाह रहे हो क्या, यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यदि इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कोई भी इनकम हो रही है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, वो सारी इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगी सर क्या? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे कोई भी इनकम हो रही है, वो सारी इनकम मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगी। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझिए, एग्जाम के अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत 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 कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है और इंटरेस्ट पेड होता है। सपोज करिए मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन रखता हूँ आप लोगों के सामने, यदि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड, तो कोई मुझे बता सकता है इंटरेस्ट पेड किस में जाना चाहिए? इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, किस एक्टिविटी का पार्ट होगा इंटरेस्ट पेड? मुझे कोशिश करना, आप लोग यदि बता पाओ तो बहुत अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए। सर वेरी गुड सर, वो तो थर्ड एक्टिविटी का पार्ट होगा फाइनेंसिंग, क्योंकि हमने जो शेयर इशू करे हैं सर, हम शेयर इशू पे थे, जो हमने डिवेंचर इशू करे हैं, डिवेंचर इशू के बदले में हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। यदि सर इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो वो किस एक्टिविटी में जाएगा? यदि इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो वो किस एक्टिविटी में जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बताइए आप लोग। वेरी गुड सर, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। देखिए बच्चों, बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत 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 कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये चीजें पे हमें भी कमांड लेने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि इन पर जब तक लॉजिक नहीं बनते ना तब तक हम कभी याद नहीं कर पाते हैं। मैं आपको याद नहीं करवाना चाह रहा, मेरा पर्पस आपको याद करवाना नहीं है, आपको लॉजिक देना है। तो मतलब कि इन्वेस्टिंग का मतलब होता है पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करना। अच्छा, जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो बच्चों मेरे पास से क्या होगा सर? आउटफ्लो होगा। सब पैसों का आउटफ्लो होगा, पैसा हमारे पास से जाएगा। और यदि उसके ऊपर कोई कमाई होगी, यदि मुझे डिविडेंड रिसीव्ड हुआ या मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, तो वो मेरी क्या होगी सर? वो सब मेरा इनफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। ओके, बिल्कुल ध्यान से समझ में आ रहा है? ओके, चले आगे बढ़े हम लोग। अच्छा जी, चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आप सब लोग, चलिए चलिए चलते चलिए चलते चलिए, अब हम हेडिंग पे जो आ रहे हैं, वो हेडिंग है मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके बच्चों, एक बात ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मैं एडवांस में बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं करवाऊंगा तब तो बताऊंगा ही बताऊंगा। इधर जितनी भी आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी ना, जितनी भी आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब समझते हो, जो नीचे लिखी होती है अलग से, जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी ना, 99% 99% हर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। हमें हर एक इंफॉर्मेशन का एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। बात क्लियर है? अच्छा, मेरा क्वेश्चन अब आप लोगों से वापस एक ही क्वेश्चन रहेगा। असेट, असेट का यदि आपको असेट का अकाउंट बनाना है तो असेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? सर ये कैसी बात कर रहे हो आप? तो सर हम 12th में आ चुके हैं, तो सर असेट का ओपनिंग बैलेंस इम्प्लाइड बात है, असेट है तो सर डेबिट में आना है। यदि क्लोजिंग होगा तो वो क्रेडिट में आ गई, तो इम्प्लाइड बात है, यदि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का सर वो लाइबिलिटी आएगी क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग आएगा डेबिट में। सर ये तो इम्प्लाइड है। ओके, ध्यान रखना, ये आप लोगों ने कहा सर ये इम्प्लाइड है, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो फिर हम ऐसे ही अकाउंट बनाएंगे, ऐसे ही अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट कैसे बनाना है? जैसे हम क्लास 11th में बनाते हैं वैसे ही हमें अकाउंट बनाना है। तो सिर्फ इसमें अलग क्या, अलग कुछ भी नहीं है। तो फिर आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? आपको सिर्फ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अकाउंट के अंदर जैसे जैसे फिगर्स आप लिखोगे ना, उन्हीं की पोस्टिंग करी जाएगी। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, इन्वेस्टिंग के अंदर बेसिकली हम किसकी बात करते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आइदर फिक्स सेट में कर सकते हैं। देखिए, मैंने असेट बेचा, मैंने क्या बेचा सर? मैंने असेट बेचा। असेट मेरी इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो उसको बेचूंगा तो उसके पैसा भी किस में आएगा? उसके पैसे भी किस में आएंगे? इन्वेस्टिंग के अंदर आएंगे। बात क्लियर? मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा, मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा, तो वो किस में आएगा? वो भी इसमें आएगा। ध्यान देना, करेंट इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको और एडवांस बातें बताऊं,
तो मतलब कि ये जो बात कर रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही है, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट कैश इन कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट बेची, या मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट बेचा, तो फिर क्या होगा? सर इन्वेस्टमेंट असेट है, उसको बेचा, उससे पैसे आए, तो वो भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। मैंने इनटेंजिबल असेट बेचा, सर वो भी असेट है, उसको बेच के भी इसमें आएंगे। बच्चों फिर एक चीज बताइए, मुझे इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, तो वो भी एसेट का पार्ट है। वेरी गुड। अच्छा जी, मेरे पास एक फ्लैट था, मैंने फ्लैट फ्लैट खरीदा, तो मैंने क्या करा, अपने फ्लैट को रेंट पे उठा दिया और मुझे वहां से रेंट मिला। क्या फ्लैट मेरा इन्वेस्टमेंट है? सर यस, इन्वेस्टमेंट है, तो ये फ्लैट के ऊपर में कोई रेंट मिलेगी, वो भी मेरा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। ओके वेरी गुड। यदि मैंने असेट खरीदा, यदि मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा, यदि मैंने इंटेंजिबल असेट खरीदी, सर ये गुडविल कौन सी बात करी जा रही है? कोई मुझे बता सकता है इधर कौन सी गुडविल की बात करी जा रही है? क्या ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है? क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या फिर परचेज गुडविल है? बता सकता है तो बताइए मुझे। सर ये परचेज गुडविल है। वेरी गुड, अब तो इतने एडवांस हो चुके हैं। तो मैं यदि सर ये परचेज गुडविल कब कब जनरेट होती है? जब मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूँ, जब मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूँ, तो भैया गुडविल के नाम से यदि मैंने उसको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करा, तो वो क्या मेरी होगी? परचेज ऑफ गुडविल। हो सकता है पेटेंट हो, या ट्रेडमार्क हो, या हॉलमार्क हो, या आईएसआई मार्क हो, कोई भी मार्क हो, इट डजेंट मीन। यदि मैं इंटेंजिबल एसेट करूं, वो भी इधर जाएगा। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन। क्या हुआ, क्या हुआ, मेरी फैक्ट्री थी, मेरी फैक्ट्री में मशीनें रखी हुई थी, या फिर छोड़िए, या फिर इस चीज को भी छोड़िए, क्या हुआ? मशीनें रखी हुई थी, मेरे मेरी फैक्ट्री में मशीन रखी हुई थी, अचानक क्या हुआ? भूकंप आया। भूकंप इतना तेज आया, मैंने वैसे इंश्योरेंस करवा रखा था, फैक्ट्री में जितनी बिल्डिंग्स है ना, मैंने अर्थक्वेक का, मैंने भूकंप का इंश्योरेंस करवा रखा था। एकदम इतना भूकंप आया कि सारी मशीनें उल्टी हो गई और पूरी मशीन हो गई डिस्ट्रॉय। लेकिन मेरा इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस क्लेम के पास पास जाकर मैंने हाथ फैलाए, मैंने कहा, हे इंश्योरेंस, मैंने इंश्योरेंस करवा रखा था इसका, मैंने प्रीमियम देता था हर साल, मैंने इंश्योरेंस करवा रखा था, मेरी मशीनों का नुकसान हो गया, तो मुझे पैसे दे इसके बदले में। तो जो भी मुझे इंश्योरेंस क्लेम से पैसा मिलेगा, किसके ऊपर? किसके ऊपर? किसके ऊपर? मशीन के ऊपर। मशीन मेरा असेट है, इंश्योरेंस क्लेम से मुझे कोई भी पैसा मिलेगा असेट के ऊपर जो मेरी इन्वेस्टिंग है, तो वो मेरा इधर कवर हो जाएगा। इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल रहे हैं, क्योंकि जनरल बिजनेस के अंदर नहीं होता, ये एक्सेप्शन केस होते हैं, कभी कभार होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा मन कर रहा है मेरा आप लोगों से पूछने का, आप लोग इजाजत है तो जरूर पूछूंगा। चलो मैं पूछ लेता हूँ, अब मना भी करोगे कोई बात नहीं, तब भी मैं पूछूंगा आपसे। अब देखिए आप लोग, सपोज करिए मेरा काम है, मेरा एक ही फिक्स काम है, जूते बेचने का। मेरा क्या काम है? जूते बेचने का। बहुत पुराना काम हो गया अभी। चलो अपना काम चेंज करके मैं दूसरा काम भी लेके आऊंगा इसमें। मेरा काम है जूते बेचने का। ये मेरा गोडाउन है, मेरे गोडाउन में कई जूतों के पेयर रखे हुए हैं, मेरे गोडाउन में कई जूतों के पेयर रखे हुए हैं, बहुत सारे रखे हुए हैं। मैंने पूरे गोडाउन, मेरा क्या था, पूरे माल ये क्या था, मेरे स्टॉक, मेरे पूरे स्टॉक का, पूरे गोडाउन का क्या था? इंश्योरेंस। बात क्लियर है? मेरे पूरे गोडाउन का क्या था? इंश्योरेंस। गोडाउन जितना माल रखा था, मेरा हर एक स्टॉक का क्या था? इंश्योरेंस। पूरे स्टॉक इंश्योरेंस था मेरे पास। बात क्लियर है? अब क्या हुआ? अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया, अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरे मेरे जितने मेरे जूते की जोड़ी लगे, जितना मेरा स्टॉक था, पूरा स्टॉक मेरा क्या हो गया? जल गया। पूरा स्टॉक क्या था मेरा? जल गया। लेकिन मेरे ऊपर वाले की कृपा थी, मेरा इंश्योरेंस था माल का, तो मुझे क्या मिला? स्टॉक के बदले में क्या मिला? पैसे मिल गए। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे क्लेम दे दिया, जो मेरा स्टॉक है, जो स्टॉक जला, इसके बदले में मुझे क्लेम मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से। तो मुझे बता सकता है क्या कोई, जो मुझे क्लेम मिला है इंश्योरेंस कंपनी से, वो किस हेडिंग के अंदर कवर होगा? जो मुझे क्लेम मिला इंश्योरेंस कंपनी, वो किस हेडिंग के अंदर कवर होगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, या फाइनेंसिंग? क्या वो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? सर नहीं है। क्या वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? सर नहीं है। तो सर वो क्या है? सर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो भैया क्योंकि स्टॉक है ना, मेरा धंधा पानी स्टॉक से, मैंने क्या कहा, मेरा स्टॉक जला है, स्टॉक में मेरा धंधा पानी, जिसके मैं व्यापार करता हूँ, मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, तो भी माल जलेगा, माल से पैसा आएगा,
तो वो मेरा किसका पार्ट होगा सर? वो ऑपरेटिंग का पार्ट होगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनते चलिए, बड़ा मजा आएगा करने में। जब मैं आपके शीट्स बार बार चेंज करता रहता हूँ ना, आपका एक्सप्रेशन यहीं पर है इसलिए चेंज कर रहा हूँ मैं। ओके, इतना क्लियर होगा? तो सर यदि माल जल गया, मेरे धंधे में से यदि कोई नुकसान हो रहा है, यदि चलो धंधे के बदले में नुकसान होकर इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है, तो वो मिलने क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बात समझ में आई? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो बात की बात देखी है। क्या बताइए, क्या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्लियर होगी आप लोगों को? क्या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, आई होप आप लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी क्लियर होगी। अल्टीमेटली मैंने आज के इस पूरे सेशन में कंक्लूजन दूं पूरे सेशन का, मैंने आपको कुछ नहीं करा है। मैंने सर आपसे ये कहा है कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब कैश का आना या कैश का जाना। इधर कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये वही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो हम बैलेंस शीट में असेट के अंदर, करेंट असेट के अंदर शो करते हैं। बात क्लियर है? हम पैसों का आना या पैसों को जाने को हम रिकॉर्ड करें। तीन एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वही सिंपल, ओनर्स फंड या बोरोड फंड के थ्रू यदि हम कोई भी पैसों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, वही सेम बात हो गई, वही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर कवर कर दी गई है। बात क्लियर है? इन्वेस्टिंग यदि हम कहीं पे पैसे लगा रहे हैं। क्लियर है? आज की क्लास में हम सिर्फ दो ही एक्टिविटी कवर करेंगे, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग।